जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी 100 अंक के महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न निश्चित तौर पे 2021 में आयोजित होने वाले बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। इससे पहले भी हमने 2 अंक स्तरीय प्रश्नों का 2 वीडियो बनाया है। आज का यह तीसरा वीडियो है और इस तीनों वीडियो को देख लेने के बाद निश्चित तौर पे आप लघु उत्तरीय सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न है उसका नाम है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है या क्या महत्व है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है या जीवन में विद्रोह का क्या महत्व है। तो आप लिखेंगे जीवन में विद्रोह का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज मानव का जीवन बड़ा ही कुरूप बन चुका है। इसके पीछे कारण है जीवन के ऐश्वर्य, उसकी अनंत गहराई, उसके अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त करना है। और इन सारे चीजों को प्राप्त करने के लिए इंसान के पास, मनुष्य के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन नहीं है। आज प्रत्येक घटनाएं मानव के विरुद्ध में घट रही है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में विद्रोह का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विद्रोह के सभी चीजों को प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। ये था बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आप देख पाएंगे, दूसरा प्रश्न है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहां गोस्वामी तुलसीदास ने अम्ब शब्द का प्रयोग किसके संबोधन के लिए किया है, इसका मर्म स्पष्ट करें। कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहां जो अम्ब शब्द है, अम्ब शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने किसके लिए किया है और इसका मर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। आप लिखेंगे कबहुक अम्ब अवसर पाई। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया है और इस पद को विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पंक्ति में, इस वाक्य में कवि ने अम्ब शब्द का प्रयोग माता सीता के लिए किया है और प्रभु श्री राम को एक पत्र लिखते हैं ताकि तुलसीदास के जो कष्ट हैं वह दूर हो जाए, उनकी जो भक्ति की दान है वह उससे मिल जाए। क्योंकि श्री राम प्रभु का दरबार बहुत बड़ा है, उनके सामने इतने लोग याचक बनकर आते हैं कि शायद गोस्वामी तुलसीदास की आवाज वहां नहीं पहुंच पाती। चूंकि माता दयालु होती है, ममतामयी होती है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने माता सीता के माध्यम से अपने प्रार्थना को, अपने विनती को श्री राम तक पहुंचाने के लिए सीता को अम्ब शब्द कहकर संबोधित किया। दूसरा प्रश्न है, आज का तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। आपका उत्तर होगा, तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता के माध्यम से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसीदास को डर है कि उनका पापी आचरण देखकर प्रभु श्री राम कुपित हो जाएंगे।
तुलसीदास को डर है कि उनका पापी आचरण, पापी व्यक्तित्व को देखकर प्रभु श्री राम कुपित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन माता तो सहृदयी होती है, माता तो ममतामयी और दयालु होती है। वह अपने पुत्र के सारे अवगुण को सह लेती है, माफ कर देती है, क्योंकि माता में ही ऐसी विलक्षण प्रतिभा होती है, अन्य किसी में नहीं होती है, क्योंकि वह अपने पुत्र के सारे अपराध को क्षमा कर देती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को स्वयं न कहकर सीता माता की सहायता लेती है। आज का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न का नाम है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। आपका उत्तर होगा, भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से, बरवाग्नि से, रघुकुल शिरोमणि श्री राम से, पवन से, भगवान शिव से, परशुराम से, दवाग्नि से, चिता से, मृगराज से, तेज प्रकाश से और भगवान कृष्ण से, इतने लोगों से शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने अपने कविता में किया है। आज का अगला प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है। प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है। आपका उत्तर होगा, चातकी वर्षा की एक छोटी सी बूंद, यहां बूंद के लिए चातक शब्द का प्रयोग हुआ है। चातकी वर्षा की एक छोटी सी बूंद, मतलब चातक के लिए तरसती है। ऐसा माना जाता है कि चातक मात्र स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले वर्षा के बूंद पान करता है, अतः उसी वर्षा के बूंद के लिए चातकी क्या करती है, तरसती है। और आज का अगला प्रश्न है कि पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है। आपका उत्तर होगा कि पुत्र के लिए मां वह सब काम करती है, सब कुछ करती है। जैसे पुत्र को ठंडी न लग जाए इसलिए गोद से नहीं उतारती है, उसके एक आवाज को सुनकर घर के सारे काम काज छोड़कर उसके पास चली आती है, थपकी देकर उसे सुलाती है, उसको नींद लाने के लिए लोरिया गाती है और उसे जरा सा कष्ट में देखकर, जरा सा दुखी देखकर पूरे रात उसकी आंखों में आंख लगाकर जगी रह जाती है। आज का अगला प्रश्न है, प्रातः का नभ कैसा था। प्रातः का मतलब सुबह का, नभ कैसा था। आपका उत्तर होगा, प्रातः का नभ नीला शंख के समान। प्रातः का नभ नीला शंख के समान, ऐसा लगता था मानो कोई ऐसा चौका हो जिसको राख से लिप दिया गया हो, अभी अभी लिपा गया हो, अथवा ऐसा लग रहा है मानो कोई काली सील पर लाल केसर रगड़ दिया हो, लाल केसर से धो दिया हो, अथवा किसी ने स्लेट पर लाल चाक या खड़िया को मल दिया हो। ऐसा ही प्रातः का काल का नभ दिखता है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू कैसा है। प्रश्न है, उषा का जादू कैसा है। आपका उत्तर होगा, उषा का रंग या उषा का जादू बड़ा ही मादक है,
उषा का आगमन और अधिक मद भरा है। उषा के आगमन से चारों ओर हलचल मचा देता पैदा हो जाता है। उसका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण है। वह नीला शंख के समान दिखाई देता है। उसके आगमन से आकाश में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने राख से लिप दिया गीला चौका हो, लाल केसर से धुली हुई कोई काली शील हो। लेकिन यह सारा जादू सूर्योदय के साथ ही, सूर्य के निकलने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि का क्या मतलब है? आप लिखेंगे जन जन का चेहरा एक से कवि का मतलब है विचार भाव बदल सकते हैं, लोगों के विचार बदल सकते हैं, लोगों के भाव बदल सकते हैं, पर अत्याचार, दानवीय प्रकृति, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, श्रम, कर्म, न्याय, शांति, अशांति, संगठन, विघटन, भाईचारा, बंधुत्व, भय, शत्रुता सर्वत्र क्या है? समान है, चाहे वह अमेरिका का हो या जापान का हो। कवि ने कहा जन जन का चेहरा एक है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के कविता की पहचान क्या है? प्रश्न है, मुक्तिबोध के कविता की पहचान क्या है? आपका उत्तर होगा, मुक्ति बोध के कविता की पहचान उसकी सरलता है। मुक्ति बोध के कविता की पहचान उसकी सरलता है, उसकी सरल भाषा और जटिलता है। मुक्ति बोध के कविताओं में जीवन का संघर्ष, प्रखर स्वर और आक्रोश दिखता है। इन्होंने परंपराओं का अतिक्रमण किया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरचरणा कौन है? ध्यान देंगे, प्रश्न है हरचरणा कौन है और हरचरणा की पहचान क्या है? प्रश्न है हरचरणा कौन है, हरचरणा की पहचान क्या है? तो कवि भूषण के अनुसार हरचरणा एक आम आदमी। हरचरणा कौन, उसकी पहचान क्या है? तो आप लिखेंगे हरचरणा एक आम आदमी है जिसकी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़ा ही दयनीय हो गया है। वो फटा पुराना कपड़ा पहनकर राष्ट्रगीत गा रहा है और उसके फटेहाल स्थिति का, उसके दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है कौन? अधिनायक, जिन्होंने हरचरणा की मतलब आम आदमी की ऐसी स्थिति कर दिया है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? आपका उत्तर होगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित कविता हार जीत गद्य शैली में लिखा गया एक कविता है। इस कविता में कवि ने सामान्य शिल्प को बड़ी ही तत्परता के साथ उजागर किया है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है, जनता को बताने का काम किया है कि सेना विजय होकर लौट रही है, लेकिन विजय किस पर किया है, युद्ध कहां हुआ है, युद्ध क्यों हुआ है, युद्ध में कितनी सेना गई, कितनी सेना लौट रही है, किसी को पता नहीं। सारे लोग उत्सव मनाने में हैं। विजय किसके सेना की हुई है, जनता कोई पूछने वाली नहीं है, किसी को इससे मतलब नहीं है।
एक बूढ़ा मशक वाला जो सड़क को सींच रहा है, ताकि जब विजय जुलूस आए तो किसी के शरीर पर धूल न पड़ जाए, क्योंकि राजा के शरीर पर धूल पड़ने से उनकी छवि खराब होती है। वह बार बार बोल रहा है कि यह विजय का जुलूस नहीं है बल्कि हार का जुलूस है। एक बार हम फिर हार गए। शासक वर्ग जनता को काम में इसलिए लगा दिया है ताकि उसे प्रश्न पूछने का अवसर, प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिले। और आज का अंतिम प्रश्न है, पंच परमेश्वर के खो जाने का, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित है क्यों? आपका उत्तर होगा, पंच परमेश्वर को खो जाने का या खो जाने से कवि इसलिए चिंतित है क्योंकि पंच में परमेश्वर का वास होता था। पहले जमाने में गांव में पंच होता था, पंच में परमेश्वर का वास होता था, वह ईश्वरीय न्याय करता था। लेकिन आज जो पंच हैं उनकी विचारधाराएं बदल गई हैं। ये साम दाम दंड भेद की नीति में विश्वास करते हैं। पंच है लेकिन उनकी मान्यताएं, परंपराएं बदल गई है। यह भ्रष्टाचारी हो चुका है, यह बिकाऊ हो चुका है, वह बिक गया है, बदल गया है, डर कर भी न्याय देता है। और जहां पंच डर कर न्याय देने लगे, पंच बिकाऊ हो जाए, तो वहां पर न्याय और अन्याय का कोई मोल नहीं रह जाता है। इसीलिए कवि पंच परमेश्वर के खो जाने से बड़ा चिंतित है, क्योंकि आम आदमी को न्याय अब नहीं मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग दूसरे विषय, जैसे कल से भूगोल पर चर्चा करेंगे, और इसी तरह से जो भी हर विषय के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।